हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 20 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और आज के पार्ट में हम सीखने वाले हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, जो कि है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जी हाँ, और आज का अगर आपने पूरा पार्ट देख लिया तो आज के आज ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना आ जाएगा। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट और स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन होते हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है। और भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन आपको वो अभी नहीं पढ़ना है, वो आपको कब पढ़ना है? एक तो आप 12th में पढ़ोगे जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर उसके बाद जब आप फर्दर आगे पढ़ते जाओगे, सीएस एमबीए ये सब करने जाओगे, तब आप पढ़ोगे बाकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आज हमें क्या सीखना है? आज हम सीखेंगे हमारे बहुत ही दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वो जो दो हमारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका नाम क्या क्या है भाई? जिसमें सबसे पहला जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे तो ये दो अलग अलग अकाउंट होते हैं, लेकिन इनको कैसे बनाया जाता है? इनको साथ में ही बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने लिख दिया है, वैसे लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है आपकी बैलेंस शीट। दूसरा हम क्या बनाना सीखेंगे? बैलेंस शीट। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये क्यों बनाना है, क्या रीजन है इनके बनाने के पीछे का? ठीक है, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन्हें बनाया क्यों जाता है। देखो, ट्रेडिंग से तो नहीं, लेकिन आपको कैसे समझ में आ रहा होगा। वैसे तो क्या ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यानी कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसे क्यों बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। देखो भाई, एज ए बिजनेसमैन अगर आप सोचोगे हम बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं? हम बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ एक ही मोटिव से, क्या कमाने के लिए भाई? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या बनाते हैं? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। कौन सी मार्च को भाई? 31 मार्च को। कौन सी मार्च को? 31 मार्च को। क्या जानने के लिए? ये जानने के लिए कि भाई हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी कि और थोड़ा सा डिटेल में जाए तो ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आता है बेटा कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और ये जो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अकाउंट में अगर बोलूं तो यहां पे क्या पता पड़ता है? यस, नेट प्रॉफिट, या क्या निकल के आ जाता है? नेट लॉस। ठीक है, आ जाओ तो अब ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इससे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस का मतलब होता है कुल। क्या होता है? कुल। अब यहाँ पे दो दो क्यों है? दो दो इसलिए है बेटा, ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना, या ट्रेडिंग का मतलब पहले आप रॉ मटेरियल लेके आते हो, फिर उससे प्रोडक्ट बनाते हो, फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको क्या करते हो? सेल करते हो। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आपको ये बताता है कि ये जो आप प्रोडक्ट को बना के जो आप बेच रहे हो उसमें आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट अच्छा खासा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहां लेके जाते हैं? इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। क्योंकि सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदना या प्रोडक्ट को खरीद के लेके आना, फिर उसको शोरूम या उसमें रखना, फिर उसे बेचना, सिर्फ इतने ही खर्चे नहीं होते, और भी एडिशनल खर्चे होते हैं। क्या चलाने के लिए? बिजनेस चलाने के लिए आपको सैलरी देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, डेप्रीशिएशन लगता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है वो प्रॉफिट कौन सा होता है? वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है। और हमेशा बिजनेसमैन को ज्यादा इंटरेस्ट काय में होता है? उसके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में। समझ में आया? यानी एक तरह से बोले कि भाई जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट ये बता देगा कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है और उसे बेचा है, तो उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। और आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बता देगा कि आपने जो ओवरऑल इनकम कमाई है और उस ओवरऑल इनकम में से जब आप सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो तो कितना प्रॉफिट बचा हुआ है। समझ में आया? क्लियर है? चलो, फिर उसके बाद में एक और चीज हम बनाते हैं जिसका नाम क्या है भाई? बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है भाई फाइनेंशियल पोजीशन। क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन होता है। ठीक है, ये सब चीजें अगर आपको और अच्छे से डिटेल में समझनी है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर की बढ़िया थ्योरी देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो
आ जाओ, तो बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। मतलब अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसे पता चलती है सर? क्योंकि बैलेंस शीट में होती हैं एसेट्स और क्या होती हैं? लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में क्या क्या होती है बेटा? अपनी एसेट और लाइबिलिटी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अगर किसी की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी होती तो क्या देखते हो? किसी भी एक इंडिविजुअल का एग्जांपल ले लो। आपकी कॉलोनी में अगर कोई अच्छा व्यक्ति रहता है तो आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगाते हो? ये देखते हो ना कि यार उसका कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है। एक तरह से देखा जाए तो आप जमीन जायदाद एसेट्स देख रहे हो, है कि नहीं? और क्या देखते हैं? लाइबिलिटी। क्या देखते हैं? और लाइबिलिटी देखते हैं। तो वो ये होती है भाई, आपकी जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट में क्या क्या होती है? बैलेंस शीट में एसेट्स होती हैं और बैलेंस शीट में क्या होती है? लाइबिलिटीज होती हैं। क्या होती है? एसेट्स होती हैं और लाइबिलिटीज होती हैं। तो बस आपको क्या देखना है? बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज को देखना है। उन्हें देख के आपको समझ में आ जाता है कि भाई बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और ये भी आपको पता है कि भाई जब आपकी एसेट्स ज्यादा होती हैं, क्या ज्यादा होती हैं? जब आपकी एसेट्स ज्यादा होती हैं और आपकी लाइबिलिटीज कैसी होती हैं? कम होती हैं, तब आपको पता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? अच्छी है। अब सर यहाँ तो आप बताते हो कि एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है। तो फिर कैसे समझ में आएगा कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कि बुरी है? देखो, जो लाइबिलिटीज होती है, इस लाइबिलिटीज में दो लाइबिलिटीज होती हैं। एक होती है आपकी इंटरनल लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज? इंटरनल। और एक होती है अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो हमको किन से किन को कंपेयर करना होता है? हमको हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को अपनी एसेट से कंपेयर करना होता है। क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब कौन है? इंटरनल लाइबिलिटी मतलब हमारे ओनर, हमारे शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इसलिए उनको साइड में रख दो। आपको किन से कंपेयर करना है? आपको अपनी टोटल एसेट्स को एक्सटर्नल लाइबिलिटीज से कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो अगर आपकी एसेट्स ज्यादा है और आपकी लाइबिलिटी कैसी है? कम है, तो बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है। लेकिन अगर अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटी ज्यादा है और अगर अपनी एसेट्स कैसी हैं? कम है, मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी नहीं है? अच्छी नहीं है। आई बात समझ में? तो बैलेंस शीट से पता चल जाती है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल जाता है हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी। समझ में आया? क्लियर है? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरऑल अगर बोलूं तो ये हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई यही तो सबसे मेन चीज है, यही तो हमें जानना है कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और अगर जब अच्छे से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज किया जाता है तो ये भी पता चल जाता है कि ये प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, और लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। और भाई ये भी तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की यस फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन को सिर्फ अपने बिजनेस के प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, वो बनाने निकलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वो कैसे हो पाता है? वो तभी हो पाता है जब आपके बिजनेस की, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी? अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति कैसी होगी? अच्छी। सो एट द एंड ऑफ द ईयर, आफ्टर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क फॉर द 1 ईयर, क्या करता है भाई जो आपका बिजनेसमैन होता है या जो आपका बिजनेस होता है, कंपनी होता है, वो ये जानना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ। हमारा प्रॉफिट हुआ तो किस वजह से हुआ? हमारे बिजनेस एक्टिविटी की वजह से हुआ है या अदर एक्टिविटीज की वजह से हुआ है वो। और वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। और इनके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या लिए जाते हैं? डिसीजंस लिए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इसलिए क्या बनाए जाते हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। आपको याद ही बेटा, हमने सबसे पहले क्या सीखा था? हमने सबसे पहले सीखी थी जर्नल एंट्रीज। क्या सीखी थी? जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज। फिर हमने क्या सीखी थी कि भाई सब्सिडरी बुक्स, हमने ये भी सीखा था कि भाई कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। क्योंकि कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कैसे होते हैं बेटा? ज्यादा होते हैं। बिग बिजनेसेस में ज्यादा ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो सिर्फ जर्नल से काम नहीं चलता, तो इसलिए क्या बना लेते हैं? सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं। फिर उसके बाद ये बनाने के बाद क्या बनाते हैं भाई? हम लेडजर, है ना। सबके क्या बनाते हैं? अलग अलग अकाउंट। सबके लेडजर बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? यस, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। फिर ये जो ट्रायल बैलेंस होता है, इस ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? मैंने आपको अच्छे से समझाया था बेटा, जिन्होंने नहीं देखा है ट्रायल बैलेंस देख लेना। ट्रायल बैलेंस इज लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस में जितने भी हम अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो नॉमिनल नेचर के हो, यानी चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो गेन हो, ठीक है। सारे रियल नेचर के अकाउंट यानी सारे एसेट्स के अकाउंट, और सारे पर्सनल नेचर के अकाउंट यानी कि राम, मोहन, सीता, गीता,
सबके हम अकाउंट बनाते हैं और उनकी ये क्या होती है बेटा, लिस्ट। यानी ट्रायल बैलेंस में A to Z हमारे बिजनेसेस में जितने भी अकाउंट ओपन हुए हैं, एक्सपेंस के हों, इनकम के हों, एसेट्स के हों, लाइबिलिटीज के हों, सबकी लिस्ट होती है। ठीक, फिर हम इस ट्रायल बैलेंस से, कौन से बैलेंस है, यस ट्रायल बैलेंस से, अब इस ट्रायल बैलेंस से क्या करते हैं बेटा, इस ट्रायल बैलेंस से हम इस ट्रायल बैलेंस में सबके अकाउंट है, ठीक है। अब इस ट्रायल बैलेंस से हम क्या करते हैं, इन अकाउंटों को अलग अलग, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कैसे करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और कुछ अकाउंट हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं भाई, बैलेंस शीट में। कौन कौन से याद है, जब मैं आपको रूल सिखा रहा था, क्या सिखा रहा था, रूल्स, रियल, नॉमिनल, पर्सनल के जब मैंने आपको रूल सिखाए थे, तब मैंने आपको ये चीज वहां पे एक्सप्लेन करी थी कि जो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, यहाँ पे हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैसे निकाल सकते हैं, जब आप इनकम को एक्सपेंस से माइनस करोगे तभी तो निकल के आएगा। यानी कि सारे के सारे जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, कौन से नेचर के, यस सारे के सारे जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नॉमिनल नेचर के अकाउंट यानी कि सारे के सारे हमारे इनकम और सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी इनकम होते हैं, वो सारे कहाँ चले जाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी फिर क्या बचे हमारे बैलेंस शीट में, कौन कौन से जाते हैं बेटा, दो जाते हैं। एक जाते हैं हमारे पर्सनल नेचर के अकाउंट, कौन से नेचर के अकाउंट, यस पर्सनल के, और एक जाते हैं हमारे रियल नेचर के अकाउंट। क्यों, उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था बेटा, क्योंकि ये जो अकाउंट एक बार ओपन हो जाते हैं, पर्सनल नेचर के, रियल नेचर के, एक बार ये अकाउंट ओपन हो जाते हैं तो ये अपने आप बंद होते हैं, इन्हें हम बंद नहीं करते। मतलब एक बार अगर राम, मोहन, सीता, गीता का अगर अकाउंट ओपन हो गया तो वो अपने आप बंद होगा, हम खुद उसे फोर्सफुली क्या नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। और बैलेंस शीट का नाम ही क्या है, बैलेंस शीट, बचा हुआ। इस साल की जितनी भी बची हुई एसेट्स हैं कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में। इस साल की जितनी भी बची हुई लाइबिलिटीज हैं वो कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में। आ गई बात समझ में कि नहीं। और जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आया समझ में। यानी पहले क्या करी, जर्नल करी, जर्नल के बाद हमने लेडजर, सॉरी अगर सब्सिडरी बुक्स बना रहे तो वो बनाया, फिर हमने लेडजर बनाया। लेडजर मतलब सारे सबके अलग अलग अकाउंट बनाने के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। फिर अब हम साल के एंड में खड़े हैं 31 मार्च को, अब हमें निकालना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ट्रायल बैलेंस में से जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट हैं उन्हें कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर, क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और जितने भी हमारे कौन से अकाउंट है, पर्सनल नेचर के अकाउंट, रियल नेचर के अकाउंट, उन्हें कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उन्हें हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। अब इन्हें तो ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं की जाती, लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस से या ये कहें कि एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, जब हम उन्हें कहां ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ऐसे ट्रांसफर नहीं करते। उसके लिए क्या की जाती है, एंट्री, यानी कि जर्नल एंट्री, जिसे बोला जाता है क्लोजिंग एंट्रीज। कौन सी एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज। चलो तो अब ये क्लोजिंग एंट्रीज कैसे करते हैं वो बताता हूं। उससे पहले एक चीज समझते हैं यहां पर। अब तो यहां पर हम दो अकाउंट बना रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो। एक है ट्रेडिंग, एक कौन सा अकाउंट है, लगा लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और एक कौन सा अकाउंट है, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बनाते इन्हें साथ में ही है, बनाते कैसे हैं, इन्हें साथ में ही है, ठीक है। इनकी हेडिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखना। देखो इनकी हेडिंग दिखाता हूं मैं, साथ में ही बनाते हैं इन दोनों को। ये देखो इधर, ये मतलब सॉरी ये ट्रेडिंग है ना, तो यहीं के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के पहले ऊपर क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। फिर ट्रेडिंग से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है ना, उसे कहाँ लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। देखा जाए दोनों साथ साथ में बनते हैं, ऊपर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया। चलो आ जाओ, अब देखो जरा यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, अभी हाल बताया मैंने। अब सुनो, ध्यान रखना है अपने को, क्या ध्यान रखना है, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री,
क्या याद रखो, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, है ना। अभी मैं आपको मालूम है ऐसी ट्रिक से सिखाऊंगा ना कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको देखते से समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेडिंग में आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इधर सुनो, देखो दोनों में क्या आने हैं, ट्रेडिंग में भी क्या आने हैं बेटा, ट्रेडिंग में भी देखो मैं अभी जगह छोड़ रहा हूँ, ट्रेडिंग में भी एक्सपेंसेस आने हैं और क्या आना है, इनकम आना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग से क्या निकल के आता है, ट्रेडिंग से निकल के आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, और यहां भी क्या लिखना है भाई, यहां भी आपके क्या आने हैं, एक्सपेंसेस आने हैं। ठीक है, और क्या आना है, यहां पर भी अपने इनकम आना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये जो आपका ये है, इससे क्या निकल के आता है, इससे निकल के आता है नेट प्रॉफिट, और क्या निकल के आता है भाई, नेट लॉस निकल के आता है। दोनों में से कोई एक चीज निकल के आएगी, है कि नहीं। तो अब यहां पे कौन से एक्सपेंसेस जाते हैं, सबसे पहले हमें टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, डायरेक्ट, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस जिसे आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, मतलब सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और सारी की सारी डायरेक्ट इनकम, ये कहां पर जाते हैं, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, है कि नहीं सर। और सिंपल, चलो और सिंपल कैसे, और सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड, जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे कहां जाते हैं, वो सारे के सारे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। किस में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। और क्या याद रखना है सर, एक और चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, ओनली बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है ना बेटा, सारे के सारे बिजनेसमैन तो क्या नहीं करते, मैन्युफैक्चर नहीं करते। जैसे मैं भी बिजनेस करता हूं, लेकिन क्या मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, नहीं मैं मैन्युफैक्चर नहीं करता, मैं तो बस क्या करता हूं, खरीदा। ठीक है, दिल्ली से खरीदा, कहीं से खरीदा, ठीक है, वहां से खरीद के और अपने काउंटर से क्या करते हैं, कुछ बिजनेसमैन ऐसे बेचते हैं। तो क्या यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन हम परचेस कर रहे हैं कि नहीं, यस। तो बाइंग एंड सेलिंग वाले जो खर्चे होते हैं, यानी कि जो भी फिनिश्ड गुड्स हम खरीद के लाए, उनके ऊपर जो भी हमने खर्चा किया, है कि नहीं, वो, और फिर सेल, बस वो कहाँ आएंगे, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही खर्चे होते हैं, क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे होते हैं, क्या सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं, क्या सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे होते हैं, नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया। तो सुनो, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा है, उसे उठा के कहाँ डाल देना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देना। किसमें डाल देना, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब देखो, अगर मुझे पता है, अगर मेरे पास 2 डब्बे हैं, कितने डब्बे, अगर मेरे पास 2 डब्बे हैं, अगर मुझे पता है कि भाई एक खर्चा इस डब्बे में आना है, तो फिर बाकी खर्चे कौन से डब्बे में जाना है। यस, बिल्कुल, दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं, मतलब आवश्यकता ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दिमाग मत लगाओ, लेकिन सिंपल सा कॉमन सेंस यहाँ पे क्या है कि बेटा, अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड अगर खर्चे कहाँ आ रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरे खर्चे हैं, यानी कि ऑफिस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, मिसलेनियस और जितने भी हैं, वो सब कहाँ जाएंगे, वो सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने, यानी यहाँ पे आएंगे आपके सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर और सिंपल कर दो, ये है फैक्ट्री से रिलेटेड, तो ये आपके ऑफिस से रिलेटेड, इस रिलेटेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, वो सब कहाँ चले जाएंगे, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। आ गई बात समझ में। फिर आ जाओ इनकम, इनकम के नाम पे बेटा यहाँ सिर्फ डायरेक्ट इनकम बोला ना, ट्रेडिंग यानी बाइंग एंड सेलिंग, और सेलिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, यस, डायरेक्ट इनकम के नाम पे हमारी एक ही इनकम होती है, वो क्या होती है बेटा, सेल्स। क्या होती है, सेल्स। उसके अलावा आपकी जितनी भी इनकम है, क्यों, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि भाई आपका बिजनेस है, अब आप बिजनेस के साथ साथ कुछ और भी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बढ़िया बहुत बड़ा लग्जरियस फर्नीचर का बिजनेस है, आपका अच्छा खासा ब्रांड है, आप खूब पैसा कमा रहे हो, लेकिन क्या सिर्फ आप उसी में लगे रहोगे, नहीं बेटा, जब आप एक बिजनेस कर रहे हो, उससे अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो यू विल डू इन्वेस्टमेंट। आप क्या करोगे, यस, आप इन्वेस्टमेंट करोगे। क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट कैसी करी, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, किसी को पैसा उधार दे दिया, किसी कंपनी को, किसी बड़े बिजनेस को पैसा उधार दे दिया, शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, डिबेंचर्स खरीद लिए, तो उनके ऊपर भी आपकी इनकम होगी ना, आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने किसी दूसरे की कंपनी में पैसा लगाया है, तो आपको उसकी कंपनी में प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड।
लेकिन क्या वो आपकी डायरेक्ट इनकम है? क्या वो आपकी फर्नीचर बेचने से हो रही है? नहीं हो रही बेटा, वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। कैसी इनकम है? इनडायरेक्ट। कैसे? कि भाई आपने फर्नीचर से बेचा, बेच के आपने पैसा कमाया, कमाने के बाद आपने दूसरे के शेयर में लगाया, हो गया ना, फिर उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है या प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, दैट इज योर इनडायरेक्ट इनकम। आपने फर्नीचर बेच के पैसा कमाया, फिर आपने किसी को उधार दे दिया, फिर उससे आपको ब्याज आ रहा है, तो क्या डायरेक्ट इनकम हो रही है फर्नीचर बेचने से? नो, इट्स एन इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आया? तो ये आपकी जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं वो कहां जाती हैं? वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। समझ में आ गई बात की नहीं है? क्लियर है? विच मींस यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम कहां जाएंगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। आया समझ में? और बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका समझने का, अभी हाल जब मैं फटाफट फॉर्मेट समझाऊंगा तो क्या ध्यान में रखना है, ट्रेडिंग का जब मैं फॉर्मेट समझाऊंगा ना, तो आप पता है उसमें क्या देखना, आपको उसमें बस रिलेशनशिप देखना कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से रिलेटेड उसमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर देंगे, एक एक आइटम अच्छे से समझ लेंगे, फिर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा कि ट्रेडिंग में क्या आना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आना है। क्योंकि एक बार समझ में आ गया कि ट्रेडिंग में क्या आना है, तो फिर अपने आप समझ में आ जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, अब मैंने क्या बताया बेटा कि ट्रायल बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? देखो यहाँ पे हमने अभी हाल बात करी कि ट्रायल बैलेंस है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ट्रांसफर करे जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो, तो अभी ट्रांसफर की एंट्री कैसे करते हैं वो सीखते हैं, जिन्हें बोला जाता है क्लोजिंग एंट्रीज। कौन सी एंट्री? क्लोजिंग एंट्रीज बोला जाता है। चलो इधर देखो, तो कैसे होती है ये क्लोजिंग एंट्रीज? ऐसे होती है, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्रीज करते हो, किसकी एंट्रीज करते हो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो आप एंट्री क्या करते हो? आप ये करते हो बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मान के चलो आपने पे कर दिया, तो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ठीक है, आपने पे कर दिया। कितना पे कर दिया? चलो 20,000, ठीक है, पूरे साल भर में आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का हुआ? 20,000 का। अभी हाल अपन ट्रेडिंग अकाउंट का जब फॉर्मेट बनाएंगे उसमें आप देखोगे वेजेस हो गया, कैरिएज हो गया, कैरिएज इनवर्ड हो गया, परचेज हो गया, ये सब क्या है? ये सब अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं विच कैन बी डायरेक्टली एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैंने ओवरऑल ले लिया, ठीक है। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इनको ट्रांसफर कैसे किया जाता है? तो जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या होती है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब क्या किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च को, कब? 31 मार्च को। अब हम इस एक्सपेंस को कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करेंगे भाई? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम इसे एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ताकि हम ये पता लगा सके कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। यानी एक तरह से हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाके हम इसका अकाउंट क्या करने वाले हैं? क्लोज करने वाले हैं। तो देखो ट्रांसफर की एंट्री कैसे करते हैं, समझ लो अच्छे से। किसको ट्रांसफर करना है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है। किसको ट्रांसफर करना है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो रहा है बेटा? डेबिट। क्या हो रहा है? डेबिट। तो जिसको भी ट्रांसफर करना होता है उसे उठा के कर दो उल्टा। क्यों? क्योंकि जिसे भी हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसका अकाउंट हो रहा होता है क्लोज। तो डेबिट को क्लोज करना है तो क्रेडिट, यानी कि एंट्री क्या होगी? सुनो, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो रहा है बेटा? डेबिट। इसको ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया मैंने, कितने से? पूरा का पूरा 20,000 से। तो डेबिट कौन हो जाएगा? किसमें ट्रांसफर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। इसलिए क्या होता है, जब भी आप किसमें, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कर रहे होते हो, किसको ट्रांसफर कर रहे होते हो? जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कर रहे होते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रीजन क्या है बेटा? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। कौन सा नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट। और नॉमिनल नेचर का अकाउंट क्यों है? क्योंकि इससे आप क्या पता लगा रहे हो? इससे आप पता लगा रहे हो प्रॉफिट और लॉस, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। तो जिससे भी ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट और लॉस पता लगाया जाता है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। यानी कि यहां पर कौन सा रूल चलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसलिए यहां पे क्या हुआ? देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, तो इसलिए उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट। तो ये देखो इसके फॉर्मेट में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो
तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, सारे के सारे एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, डेबिट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट, क्योंकि जब ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्यों डेबिट होता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जैसे ही आप ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करोगे, किसको ट्रांसफर करोगे, यस एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करोगे, तो एक्सपेंस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, एक्सपेंस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी वेजेस ट्रांसफर किया, फिर उसके बाद में वेजेस एंड सैलरी ट्रांसफर किया या कैरियर्स ट्रांसफर किया, जैसे जैसे मैं ट्रांसफर करते जाऊंगा तो एक्सपेंस क्या होते जाएंगे बेटा, बढ़ते जाएंगे। और एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, क्या होता है, डेबिट। तो इंक्रीज करना हो तो सेम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, एक रीजन ये होता है, समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पे आप जब ट्रांसफर की एंट्री करते हो तो इसी तरह से करते हो, समझ में आया। चलो अब मैं जरा इसको बाइफरकेट करके बता देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, वेजेस हो गया, क्या ले लेते हैं, वेजेस ले लेते हैं, कैरियज ले लेते हैं, परचेज ले लेते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो रहे थे, डेबिट। अब हम इन्हें ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो डेबिट कौन होगा, यस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, डेबिट हो रहे थे, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो टू वेजेस अकाउंट, टू वेजेस एंड सैलरी अकाउंट, अभी हाल समझाऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है, टू कैरियज अकाउंट। ठीक है, इस तरह से ये हो गई एंट्री। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, जैसे मान लो वेजेस कितने हैं, 50,000 के हैं, वेजेस और सैलरी कितनी है, 1 लाख की है, कैरियज कितने का है, 20,000 का है, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 1,70,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, तो उसके अपोजिट अकाउंट भी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ये देखो डेबिट साइड आएंगे, टू परचेज, टू वेजेस सैलरी, टू कैरियज। समझ में आया, क्लियर है। तो ये होती है ट्रांसफर की एंट्री। अब बात करते हैं इनकम। अब इनकम यहाँ पे हमारी कौन है, एक ही है। देखो पहली एंट्री क्या होती है इनकम की, जैसे सेल, सेल्स ही है सिर्फ डायरेक्ट इनकम। तो देखो अगर मान लो आपने सेल करी, कैश सेल करी, तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि हमने पूरे साल भर में कितने की सेल करी है, 10 लाख की सेल करी है। ठीक है, तो कैसे एंट्री करी होगी, हर पूरे साल भर हर महीने अपन ने क्या एंट्री करी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्योंकि सेल्स हम कैश में भी करते हैं और क्रेडिट में भी करते हैं, और सेल्स अकाउंट को हमेशा हमने क्या करा होगा, क्रेडिट किया होगा। क्यों, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सेल्स अकाउंट ये होगा क्रेडिट। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो उसके लिए हमें इनकम को, ये है हमारी डायरेक्ट इनकम, और इसे कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, यस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो अब इसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे बेटा, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है क्रेडिट, सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट, और इसे हम ट्रांसफर करेंगे। तो अभी हाल क्या सिखाया है, ट्रांसफर करना है तो क्या कर दो बेटा, यस जो अपोजिट कर दो बस। अब यहाँ पे सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो इसे ट्रांसफर करना है तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों इसे हमने क्रेडिट था, क्यों हमने इसे डेबिट किया, क्योंकि ये पूरे के पूरे पैसे हमें कहां ट्रांसफर करने, हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने। तो ये अकाउंट हो जाएगा बेटा क्लोज, सेल्स अकाउंट। अब एट द एंड ऑफ द ईयर आ चुके हैं, अब इस अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। क्रेडिट को क्लोज करना हो तो क्या कर दो, डेबिट, क्रेडिट से डेबिट माइनस हो जाएगा, ये देखो सेल्स अकाउंट हो गया क्लोज। और ये 10 लाख रुपए कहां पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, किस तरफ, क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बिकॉज हम ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो क्रेडिट, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट या क्रेडिट हो रहा है।
तो ये देखो, यहाँ भी देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, तो जो हमारा सेल्स अकाउंट है वो भी किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड आएगा, लेडजर पोस्टिंग। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट तो सेल्स अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एक्सपेंस और इनकम कैसे ट्रांसफर करते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब किसकी बात करेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक की, कि भाई यहाँ क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड क्या कर रहा है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स बताया कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सिर्फ क्या आएंगी, इनकम आएंगी। तो फिर ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है क्रेडिट साइड में, देखो भाई क्लोजिंग स्टॉक को हम इस साल क्या मान लेते हैं, इनकम मान लेते हैं, लेकिन ये इनकम होती नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि इस साल का जो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है ये अगली साल काय में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसे इस साल इनकम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए किस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक निकालते कैसे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर हम हमारे क्लोजिंग स्टॉक का क्या करते हैं भाई, वैल्यूएशन। क्या करते हैं, वैल्यूएशन। कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना होता, आपके स्टोर में जितना भी आपके पास में माल पड़ा हुआ है, फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, गोदाम में पड़ा हुआ है, उसकी आप बढ़िया एक लिस्ट जैसी बनाते हो, कॉस्ट प्राइस लिखते हो, उसका इंटू करते हो, आपको क्या निकल के आ जाती, आपके अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता पड़ जाएगी। कैसे निकालोगे, देखो आपकी दुकान में जितना भी सामान रखा हुआ है आप उसकी लिस्ट बनाओगे, आपके पास बिल हो गई, कितने का आया आप उसमें लिखोगे, उसका इंटू करोगे कि भाई 10, जैसे मान के चलो फर्नीचर का अपना बिजनेस था, मान के चलो 10 बेंचें हैं, 2000 की बेंच आई, 10,000 का, सॉरी 2000 का इंटू कितने से कर दोगे, 10 से कर दोगे, कितना आया, 20,000 हुआ। ऐसे ही टेबल कुर्सी चेयर जितनी भी आपके पास में रॉ मटेरियल सब रखा हुआ है, उसका आप बिल निकालोगे, उसमें से उनकी कॉस्ट निकालोगे, उसका इंटू करोगे, बढ़िया आपको सबकी क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी। सबका टोटल लगा देना, आपको क्या निकल के जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। जितना भी आपके शोरूम में रखा हुआ है, जितना भी गोडाउन में रखा हुआ है, जितना भी फैक्ट्री में रखा हुआ है, सबका उठा के क्या लगा देना, टोटल लगा देना, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकल के आ जाएगा। फिर उसकी एंट्री कैसे करते हैं, चलो इधर देखो भाई, देखो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के बाद अब उसकी क्या करते हैं बेटा, एंट्री करते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या बेटा, एसेट, और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। क्यों भाई एसेट क्यों है, क्योंकि ये आज नहीं तो कल बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, और जिस चीज से पैसा आता है वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। ये हमारी करंट एसेट होता है बेटा, और ये कहाँ जाता है, ये जाता है एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, दूसरा ये जाता है आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, क्योंकि इस साल नहीं बिका, कब बिक जाएगा भाई, नेक्स्ट ईयर बिक जाएगा। और टू, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। ये कहां जाएगा भाई, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्यों जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, इधर आओ, सुनो मेरी बात सुनो बेटा। यहां पर होते हैं आपके टोटल गुड्स, यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, टोटल गुड्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि भाई पिछले साल के कितने गुड्स थे, इस साल कितना खरीद लिया, कितने गुड्स और खरीद लिए, और उनके ऊपर हमने इस साल कितना कितना खर्चा कर दिया। तो ये दिखाता है बेटा टोटल गुड्स। कौन से गुड्स, टोटल गुड्स, पिछले साल के, इस साल के। अब होता क्या है ना, हम ये जो बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये हम बनाते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेस पे। किसके बेस पे बनता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेस पे बनता है। तो इस साल वही एक्सपेंसेस आने चाहिए जो कौन से साल के हैं, इस साल के। समझ में आया, जो इस साल के खर्चे नहीं है वो इस साल नहीं आना चाहिए, वो कहाँ आना चाहिए, यस वो नेक्स्ट ईयर आना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टोटल गुड्स हैं, क्या ये टोटल गुड्स हैं। जो पिछले साल के बचे हुए थे वो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक होता है वो अपन इस साल लेके आते हैं, वो ओपनिंग स्टॉक होता है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग। तो ये पिछले साल के गुड्स है, इस साल कितने खरीदे वो है, वापस करे वो है, इनके ऊपर हमने कितना खर्चा किया, क्योंकि मैंने बताया था ये सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस विच कैन बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जब इन सबका आप टोटल लगाते हो ना, दीज आर द टोटल गुड्स ऑफ द, टोटल गुड्स इस साल के टोटल गुड्स है। अब यहां से हमको कौन से गुड्स हटाने हैं बेटा, जो इस साल बिके ही नहीं है। समझ में आया, इस साल जो हमारा रॉ मटेरियल इस्तेमाल में नहीं आया, इस साल जो हमारे फिनिश्ड गुड्स इस्तेमाल में नहीं आया, इस साल जो हमारे WIP वाले जो गुड्स हैं उन सबको यहां से हटाना होता है। क्यों, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो खर्चा कौन से साल का है बेटा, अब नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है अब ये इस साल का खर्चा नहीं है, ये कौन से वाले साल का खर्चा हो जाएगा, अगली वाले साल का। समझ में आया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को इस साल क्या मान लेते हैं, इनकम मान लेते हैं कि ठीक है भैया इस साल नहीं बिका, कब बिक जाएगा, नेक्स्ट ईयर बिक जाएगा। तो इसलिए इसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं यहाँ पे, किसमें, सेल्स में, ताकि डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाए, ये माइनस हो जाए। दूसरा अपन क्या करते हैं बेटा, इसको लिखते हैं बैलेंस शीट में, कौन सी साइड, एसेट साइड। क्यों, क्योंकि जो इस साल का बचा हुआ स्टॉक है वो अगली साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। किस तरह से कहें कि इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है, यानी कि
इस साल हमने इसे इनकम मान लिया, क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ लिख दिया, क्रेडिट साइड लिख दिया, ठीक है, क्यों ये भी बता दिया यहां से हटाने के लिए। दूसरा, अगर इस साल हमने इसे इनकम मान लिया, अगले साल ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अगली साल ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। देखो किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड, क्रेडिट डेबिट क्या हो गया, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? इसलिए हमको क्लोजिंग स्टॉक को इस साल क्रेडिट साइड लिखना पड़ता है, हटाने के लिए। क्या करने के लिए, यहां से हटाने के लिए। समझ में आया? और एक और जो दूसरा कॉमन सेंस है क्लोजिंग स्टॉक का, वो ये है कि भैया इस साल हम इसे क्या मान लेते हैं, इनकम मान लेते हैं, क्रेडिट साइड लिख देते हैं, तो अगली साल हम इसे क्या मान लेते हैं, एक्सपेंस मान लेते हैं, डेबिट साइड मान लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ओपनिंग स्टॉक सिर्फ न्यू बिजनेसेस, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक न्यू बिजनेसेस का नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा कौन से बिजनेसेस का होता है, पुराने बिजनेसेस का होता है, क्योंकि इस साल जो बचा हुआ स्टॉक है वही अगले साल का क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है। आया समझ में? क्लियर हो गई चीज? चलो तो अब फटाफट हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भाई, इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, ऊपर हेडिंग डाली जाती है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। वैसे तो दोनों को साथ में बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, लेकिन ठीक है अभी आप अलग अलग सीख लो, जब हम बनाना सीखेंगे तब आपको अच्छे से और समझा दूंगा। अलो, तब बनाते कैसे हैं, इधर देखो ऊपर हेडिंग डाली जाती है, दोनों को साथ में बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी डेट है वो डाल दी जाती है। ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब डेबिट साइड याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका है, ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री और प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या आते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो कैसे याद रखना है, सिंपल सा तरीका, इधर आ जाओ। अब याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, इन सभी की रिलेशनशिप हम काहे से स्टैब्लिश करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग से, फैक्ट्री से। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। चलो आ जाओ, कैसे करेंगे, इधर आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक क्या है, स्टॉक, स्टॉक काय का होता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स का। समझ में आ गया? तो स्टॉक का इस्तेमाल कहाँ होगा, फैक्ट्री में। कहाँ होगा, यस फैक्ट्री में। ऐसे हम रिलेशनशिप बना लेंगे और फिर ये हमें हमेशा याद रहेंगे। समझ में आया कैसे याद रखना है, कि हम तो मैन्युफैक्चरर है, क्या मान के चलना है, हम तो बढ़िया मैन्युफैक्चरर हैं, ऐसे ऐसे करके मान के चलना है। ठीक है, तो जो आपका रॉ मटेरियल हो गया, जो आपका WIP हो गया स्टॉक, या जो आपका फिनिश गुड्स हो गया, वो कहाँ होगा, यस फैक्ट्री में होगा। और फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, तो कहाँ आएगा, ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि ये रॉ मटेरियल एंड ऑल ये सब हमारा क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद परचेज, क्या कर रहे हो भाई, परचेज कर रहे हो, क्या परचेज करोगे, यहाँ पे भी बस रिलेशनशिप स्टेब्लिश करो। परचेज क्या करोगे, रॉ मटेरियल, क्या परचेस करोगे, रॉ मटेरियल परचेस करोगे, और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कहाँ करोगे भाई, फैक्ट्री में। कहाँ आएगा, यस ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, इस तरह से रिलेशनशिप बिठा लेते हैं, हमेशा याद रहेगा। अब परचेज में से बेटा हमको क्या माइनस करनी होती है, यस परचेज में से हमको परचेज रिटर्न यहाँ पे माइनस करके शो करनी पड़ती है। तो जैसे मान के चलो कि भाई आपने परचेज करी थी 1,10,000 की, तो ऐसे अंदर लिखते हैं, मान लो 10,000 के गुड्स क्या कर दिए, वापस कर दिए, तो ऐसे 10,000 लिख के और इसको ऐसे यू माइनस करके इस तरह से शो कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होती है नेट परचेज। चलो वेजेस, अब हमेशा ऐसे ध्यान रखना है, वेजेस किसके लिए भाई, लेबर के लिए। लेबर कहाँ काम करता है, फैक्ट्री में, यानी कहाँ आएगा, यस ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट फिर उसके बाद में क्या लिखा है बेटा, वेजेस एंड सैलरीज, क्या लिखा है, वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस और सैलरीज हम किसको देते हैं बेटा, आगे कौन है, वेजेस, वेजेस किसको देते हैं, वेजेस हम देते हैं लेबर को, किसको, यस लेबर को देते हैं। क्या देते हैं, आगे कौन है, वेजेस है, वेजेस किसको देते हैं, लेबर को। लेबर का काम करता है भाई फैक्ट्री में, यानी कि कौन से अकाउंट में आएगा, यस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो पीछे सैलरीज क्यों लिखा है, सैलरी इसीलिए है क्योंकि है ना बेटा, फैक्ट्री में कौन होता है, सुपरवाइजर होता है। कौन होता है, सुपरवाइजर, तो वो सुपरवाइज करता है, वो देखता करता है, वो लेबर वाला काम नहीं करता, इसलिए पीछे सैलरीज होता है, क्योंकि उन्हें सैलरीज दी जाती है और लेबर को वेजेस दिए जाते हैं। समझ में आ गया, तो ये उनके लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट फिर उसके बाद में क्या दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि मैंने पहले ही समझाए थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो तो कहाँ आएंगे, यस वो तो ट्रेडिंग में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, कैरियज। अब इन चीज का ध्यान रखना, कैरियज हो, कैरियज इनवर्ड हो, या कैरियज ऑन परचेज हो, तीनों के तीनों एक ही होते हैं। अगर डायरेक्ट कैरियज लिखा है तो भी ट्रेडिंग में आएगा। तो कैसे याद रखना है सर, ऐसे, कैरियज क्या कैरी करके लाओगे, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है फैक्ट्री में, खत्म बात। कैरियज इनवर्ड, इनवर्ड यानी अंदर लेके आ रहे हैं, कैरी करके अंदर लेके आ रहे हैं, तो कैरी करके अंदर क्या करके लेके आएंगे हम, यस हम हमारा रॉ मटेरियल लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है भाई फैक्ट्री में, यानी कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। कैरियज ऑन परचेज, क्या परचेज कर रहे हैं, यस रॉ मटेरियल। फैक्ट्री से रिलेशनशिप बना लो बस, क्या परचेज कर रहे हैं, यस रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है फैक्ट्री में, कहाँ आएगा, कैरियज ऑन परचेज, यस
कहाँ पर आएगा? यस, ये भी हमारा ट्रेडिंग में ही आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है बेटा, अगर ये अपोजिट हो जाए, ये दोनों अगर आउटवर्ड हो जाए तो काय में आएगा? यस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर कैरियर ऑन सेल हो जाए तो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इतना सा ध्यान रखना है। लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्ट कैरियर दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट, कैरियर इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरियर ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है? गैस, फ्यूल, पावर। कहाँ इस्तेमाल करोगे गैस, फ्यूल, पावर का? कॉमन सेंस वाली बात है, ये इस्तेमाल फैक्ट्री में ही होंगे। ऑफिस में करोगे क्या गैस, फ्यूल, पावर का इस्तेमाल? नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि गैस, फ्यूल, पावर, दीज आर एनर्जी, इनसे क्या बनाई जाती है? एनर्जी का इस्तेमाल करा जाता है। और ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा? पावर का इस्तेमाल कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। इसलिए ध्यान में रखना है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अभी डेबिट साइड डिस्कस कर रहे हैं, पहले डेबिट कर लेते हैं, फिर आएंगे क्रेडिट पे। इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? फ्राइट एंड कार्टेज। फ्राइट एंड कार्टेज क्या होता है? वही लाना ले जाने का खर्चा होता है। डायरेक्ट लिखा हुआ है तो कहाँ लिख दो? ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन अगर फ्राइट इनवर्ड है, फ्राइट ऑन परचेज है, तो कहाँ लिख दो बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि आप लेके आ रहे हो, ठीक है। और क्या लेके आ रहे होगे आप? रॉ मटेरियल ये सब लेके आ रहे होगे, तो कहाँ आएगा? यस, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मैंने बोला ही है, ये तीन वर्ड तो हमेशा याद करके रखो। फैक्ट्री एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और ट्रेडिंग सॉरी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? यस, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे, ठीक है। ये आ गए फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है। जैसे फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई, फैक्ट्री रेंट हो गया। अब इधर सुनो, अगर सिर्फ डायरेक्ट लाइटिंग लिखा है या डायरेक्ट रेंट लिखा है, क्या फैक्ट्री लिखा है? नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा ना तो इसका मतलब ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट। कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर फैक्ट्री लिखा है तो बस कहाँ लिख देना? फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर फैक्ट्री रेंट लिखा है तो फटाफट कहाँ लिख देना? यस, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। इधर आओ, डॉक चार्जेस या क्लियरिंग चार्जेस। देखो भाई, डॉक चार्जेस यानी क्या होता है ना, कुछ कुछ रॉ मटेरियल यहाँ नहीं मिलता या प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं मिलते, तो वो हम कहाँ से मंगाते हैं? वो हम बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। तो वो कंटेनर्स में आते हैं, ठीक है। कंटेनर्स में आते हैं तो डॉक पोर्ट पे आते हैं, ठीक है। अब पोर्ट में क्या होता है? मेरा डॉक होते हैं जहां पे हमारा सामान आके रख दिया जाता है, ठीक है। कुछ दिन होते हैं, अगर हम उन दिनों के अंदर अपना सामान क्लियर कर लेते हैं, देखो जाते हैं तो डॉक चार्जेस तो हमको क्या करना पड़ता है? देना ही पड़ता है। डॉक चार्जेस या क्लियरिंग चार्जेस हमको वहां पे करने पड़ते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो इसके लिए भी क्या याद रखना है कि डॉक, डॉक यानी पोर्ट। हमने क्या मंगाया होगा? रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट बाहर से, चाइना से या कहीं से मंगाए होंगे, तो वो कहाँ होंगे? पोर्ट पे आए होंगे। अब हम बाहर जाएंगे लेने, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? यस, प्राइस देना पड़ेगा। और फिर उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कहाँ होगा? फैक्ट्री में। मतलब कहाँ आएगा? बस याद रख लो, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट क्या बेटा? इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। देखो भाई, एक तो हमको क्या पे करनी पड़ती है? इंपोर्ट ड्यूटी। देखो, इंपोर्ट ड्यूटी तो उन गुड्स के ऊपर पे करनी पड़ती है जो यहाँ पे नहीं मिलते, जो बाहर मिलते हैं, और हम उन्हें बाहर से मंगा रहे हैं, उसके ऊपर हमें इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो मान लो कि एक ऐसा रॉ मटेरियल जो यहाँ नहीं मिलता, या उस क्वालिटी का रॉ मटेरियल जो यहाँ नहीं मिलता, हमें कहाँ से मंगा रहे हैं? बाहर से मंगा रहे हैं, और उसके ऊपर हमें क्या पे करनी पड़ रही है? इंपोर्ट। इंपोर्ट समझते हो ना? बाहर से खरीदना, दूसरी कंट्रीज से खरीद के अपने देश में लाना, उसे इंपोर्ट बोलते हैं। तो वो इंपोर्ट हम काय पे कर रहे हैं? बिल्कुल फैक्ट्री से कनेक्ट करो, हम क्या इंपोर्ट करके ला रहे होंगे? रॉ मटेरियल, ठीक है, ऐसे मानो, या कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट। कहाँ से? बाहर से। उसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे भाई? फैक्ट्री में करेंगे, ठीक है। पैकिंग वैकिंग या जो भी है, ठीक, उससे बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो हमारा कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि इसका रिलेशन हो गया सीधा फैक्ट्री से। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? कस्टम ड्यूटी होती है बेटा, जो प्रोडक्ट्स आपके इंडिया में ही बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप या उसे कहाँ से मंगा रहे हो? बाहर से। या कोई गुड्स है या कोई रॉ मटेरियल है जो इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसे कहाँ से मंगा रहे हो? बाहर से मंगाते हो, उसके ऊपर क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी लगती है। समझ में आया? क्लियर है? तो वो भी हम क्या मान के चल रहे हैं कि भाई रॉ मटेरियल है जो हम बाहर से मंगा रहे हैं, जिसके ऊपर हमको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, और वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कहाँ होगा? यस, फैक्ट्री में होगा, इसलिए ये भी कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? रॉयल्टी। क्या होती है रॉयल्टी? अब सुनो, रॉयल्टी क्या होती है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कि अपन कौन है? अपन है ना, वो है माइनर्स, ठीक है। माइनर मतलब वो उम्र वाला नहीं, जो जमीन से खोद के क्या निकालते हैं? मिनरल्स निकालते हैं, ग्रेनाइट हो गया, पत्थर वत्थर, कोल, ठीक है, सोना, ये सब निकालते हैं, ठीक है। तो अपन वो है, माइनर्स है। तो अपनी माइनिंग की बढ़िया क्या है? बहुत बड़ी कंपनी है। तो अब होता क्या है ना बेटा, जिनकी जमीनों में ये चीजें निकलती हैं, तो उनके पास तो ये हैवी मशीनरी होती नहीं है जिससे ये सब वो निकाल सके। तो अपन उनकी जमीन काय पे ले लेते हैं? किराए पे ले लेते हैं। तो इस तरह की जमीनों का जो किराया होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी की जमीन के नीचे कोयला निकल गया, ठीक है, तो अब वो खुद तो निकाल नहीं सकता, तो अपन उसकी जमीन ले लेंगे काय पे? किराए पे।
लेकिन हम उसे रेंट नहीं बोलते, हम उसे क्या बोलते हैं, रॉयल्टी, क्योंकि ये शाही चीजें होती हैं। किसी की जमीन के नीचे सोना निकल आया, कोल निकल आया, तो शाही, रॉयल, समझ में आया। तो इसके लिए हम रेंट नहीं पढ़ते, उस रेंट को हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। दो तरह का रेंट होता है इसमें, फिक्स्ड भी होता है, फिक्स रॉयल्टी भी होती है, और एक रॉयल्टी होती है प्रोडक्शन बेसिस पे, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जा रहे अपन अभी, अभी बस इतना समझ लो कि भाई इस तरह की जमीन है या इस तरह की कोई चीज होती है जिसमें मिनरल्स निकलते हैं, नीचे से रिसोर्सेज निकलते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। तो जिसकी जमीन होती है भाई, उसको हम क्या पे करते हैं, उसको हम रॉयल्टी पे करते हैं। और ये हमारे लिए क्या है बेटा, ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ में आया, क्योंकि जो भी हम उससे रॉ मटेरियल निकालेंगे उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, यस फैक्ट्री में होगा, खत्म बात, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करो, आगे बढ़ो कि भाई फैक्ट्री में यूज होगा। चलो ठीक है, अभी ग्रॉस प्रॉफिट को रहने देते हैं, बताऊंगा एंड में निकालते हैं सारे एक्सपेंसेस। और चलो सारे एक्सपेंसेस आ गए यहाँ पे डायरेक्ट वाले। अब अपन क्रेडिट साइड की बात कर लेते हैं, जो कि मैं पहले ही कर चुका हूँ। सेल्स आएगी, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना है, जैसे यहाँ शो करा था। मान के चलो कि पूरे साल भर में 10,20,000 की सेल करी है और 20,000 का सेल्स रिटर्न हो गया, यानी कितना शो करेंगे, ऐसे करके 10 लाख शो करेंगे, ठीक है। चलो अब क्या करना है यहाँ पे, अब एक और चीज, अब ये हो गया। चलो क्लोजिंग स्टॉक का भी बता दिया, किसकी तरह मान लेते हैं, इस साल इनकम मान ली, लेकिन इनकम है नहीं। समझ में आया, क्लियर है, क्योंकि इस साल नहीं बिका, कब बिक जाएगा, यस नेक्स्ट ईयर बिक जाएगा। अब सुनो, तो सारे एक्सपेंसेस डाल दिए, सारी इनकम, मतलब एक ही इनकम होती है और क्लोजिंग स्टॉक डालने के बाद अब हमें क्या करना होता है, अब हम एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब हो गया, सारे एक्सपेंसेस लिख लिए और क्या लिख लिए, इनकम लिख ली, किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे बैलेंस निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही निकालना है। कैसे, हम दोनों का टोटल लगाते हैं, क्रेडिट का टोटल लगाते हैं और किसका टोटल लगाते हैं, डेबिट का टोटल लगाते हैं। और जिसका टोटल बड़ा होता है उसे कौन सी साइड लिखते हैं, दोनों साइड लिखते हैं, ठीक है। हम डेबिट का टोटल लगाएंगे, किसका टोटल लगाएंगे बेटा, डेबिट का, ठीक है। और डेबिट किसको रिप्रेजेंट करता है, डेबिट रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस और लॉसेस को, ठीक। और हम किसका टोटल लगाएंगे, और हम क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। क्रेडिट किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, इनकम और गेन्स को, ठीक है ना। दोनों का टोटल लगाते हैं, फिर जिसका टोटल बड़ा है दोनों साइड, मान लो क्रेडिट का टोटल बड़ा है, किसका टोटल बड़ा है, क्रेडिट का टोटल बड़ा है, तो हम क्रेडिट के टोटल को दोनों साइड लिखेंगे। ये रहा क्रेडिट का टोटल, उसको दोनों साइड लिखेंगे। बेटा अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा है इसका मतलब क्या है, क्रेडिट का टोटल बड़ा है इसका मतलब इनकम ज्यादा है। कौन ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। और अगर डेबिट का टोटल छोटा है मतलब एक्सपेंसेस कैसे हैं बेटा, एक्सपेंसेस कम। तो यानी क्या निकल के आएगा, यस प्रॉफिट। कौन सी वाली साइड, छोटी वाली साइड, बिल्कुल जैसे बैलेंस निकालते थे बिल्कुल वैसे ही निकालना है। क्रेडिट का टोटल बड़ा आया तो क्रेडिट का टोटल हमने दोनों साइड लिखा, छोटी वाली साइड कौन सी हो गई बेटा, डेबिट वाली साइड हो गई। और अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा आ रहा है मतलब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कैसे हैं, कम है, यानी प्रॉफिट निकल के आएगा। और उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, तो छोटी वाली साइड हम क्रेडिट को डेबिट से, क्रेडिट को डेबिट से क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। और माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम माइनस करके हमारा क्या लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि बेटा क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 15 लाख। कितना आ रहा है, क्रेडिट का टोटल 15 लाख आ रहा है और हमारा जो डेबिट का टोटल है, डेबिट का टोटल आ रहा है 10 लाख। कितना आ रहा है, 10 लाख तो नहीं, चलो 5 लाख कर लेते हैं। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, डेबिट का टोटल आ रहा है 5 लाख आ रहा है। तो हम क्रेडिट के टोटल को दोनों साइड लिखेंगे, जो कि कितना है, 15 लाख। जिसका टोटल बड़ा, दोनों साइड। यहाँ पे भी हम 15 लाख लिखेंगे और इधर भी हम कितना लिखेंगे, यस 15 लाख लिखेंगे। छोटी वाली साइड डेबिट से क्रेडिट को माइनस, कितना प्रॉफिट हुआ, यस 10 लाख, ठीक है। और इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम फैक्ट्री का प्रॉफिट उठा के कहाँ ले जाएंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। आया समझ में, क्लियर है। चलो अब क्या होता है, इसका उल्टा भी हो जाता है। उल्टा कैसा होता है, उल्टा मतलब समझ गए, डेबिट का टोटल बड़ा आ जाएगा और क्रेडिट का टोटल कैसा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। अब सुनो, डेबिट का टोटल बड़ा है, अगर डेबिट का टोटल बड़ा है इसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा, और क्रेडिट का टोटल छोटा है मतलब इनकम कम, यानी क्या हो गया बेटा, लॉस। तो अब डेबिट का टोटल बड़ा है, किसका टोटल बड़ा है, अगर डेबिट का टोटल बड़ा है तो अब डेबिट का टोटल हम कितनी साइड लिखेंगे, दोनों साइड। मान लो देखो, यहाँ देखो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, मान के चलो डेबिट का टोटल आ रहा है 8 लाख रुपीज और हमारा क्रेडिट का टोटल आ रहा है सिर्फ 6 लाख रुपीज। तो अब डेबिट का टोटल बड़ा है यानी एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो अब डेबिट का टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे, यहाँ भी 8 लाख
और यहाँ भी कितना लिखेंगे बेटा 8 लाख। अब छोटी वाली साइड कौन सी है? छोटी वाली साइड है क्रेडिट साइड। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। तो अब छोटी वाली साइड हमारा क्या निकल के जाएगा? लॉस। तो हम छोटी वाली साइड लिख देंगे बाय ग्रॉस लॉस। कितने का लॉस निकल के आ रहा है भाई? 2 लाख रुपीस का। और इस लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? हम इसे ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर्ड टू, कहाँ लेके जाएंगे? यस, फैक्ट्री का लॉस अब हम ऑफिस लेके जाएंगे। ये लो, ये देखो यहाँ लिख रखा है, ये देखो बाय ग्रॉस लॉस। आए समझ में? क्लियर है? तो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है। जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो अब हम काय पे पहुंच जाते हैं? उस ग्रॉस प्रॉफिट, उस ग्रॉस लॉस को लेके हम पहुंच जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बस क्या करना है? अब इनमें से जिसका भी फैक्ट्री से रिलेशन नहीं है वो काय में आएगा? देखो इनकम तो, डायरेक्ट इनकम तो सिर्फ एक ही है, कौन है? सेल्स। उसके अलावा जो भी इनकम है वो सारी की सारी कौन सी इनकम है बेटा? इनडायरेक्ट इनकम है। सीधा यहाँ उठा के लिख देना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है। और जिन एक्सपेंसेस का फैक्ट्री से रिलेटेड कोई मसला नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं है, उन्हें उठा के कहाँ लिख दो? यस, उनको उठा के कहाँ लिख देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सारे सेलिंग से रिलेटेड, सारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सारे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ आ जाएंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। चलो फटाफट देखते हैं, मैं देखो दिखाता हूँ आपको। ये देखो, पहले तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। तो लॉस आएगा डेबिट साइड, क्यों? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इस वजह से। ठीक है। चलो पहले एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे, सारे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। देखो बेटा, सैलरी कौन है? सैलरी। सैलरी वर्ड किसके लिए यूज होता है? एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय कहाँ काम करता है? ऑफिस में। बस अब यहाँ पे ये रिलेशनशिप बिठाना है। ठीक है। सैलरी एंड वेजेस। आगे कौन है? सैलरी। सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय कहाँ काम करता है? एम्प्लॉय काम करता है ऑफिस में। तो कहाँ आएगा? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। अब इधर सुनो, क्या रेंट लिखा है? फैक्ट्री रेंट। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, टैक्सेस वैक्सेस, ये सब किससे रिलेटेड है? यस, ये सब ऑफिस से रिलेटेड है। कहाँ डालो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट साइड। फिर उसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या प्रिंटिंग और स्टेशनरी आप ऑफिस में कराते हो? नहीं, सॉरी, क्या प्रिंटिंग और स्टेशनरी फैक्ट्री में करते हैं? नहीं। देखो, ज्यादातर प्रिंटिंग हो गई, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल, फाइल, फोल्डर्स, ज्यादातर इनका इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा? ऑफिस में होता है। तो ये कहाँ पर आएगा? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। पोस्टेज, क्या है बेटा? पोस्टेज। पोस्टेज मतलब समझते हो? यस, क्या होता है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, या जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एक, जैसे फॉर एग्जांपल जो होलसेलर्स होते हैं वो बड़े बड़े कार्टून बेचते हैं, लेकिन उनके साथ में वो बिल नहीं भेजते। एक बिल होता है वो उसमें अंदर भी लिख देते हैं, लेकिन कुछ बिल्स अलग से भेजते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पोस्टेज, पोस्ट करना पड़ता है। वो मेल वेल करते हैं ना, पोस्ट ऑफिस में जाके या कोरियर सर्विसेज में जाके पोस्टेज करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो वो, ये भी किसका काम है बेटा? ऑफिस का काम है। जो बिल विल रहता है वो बना बनू के उसको भेजना सामने वाले को, फिजिकल बिल भेजना। क्यों? क्योंकि जीएसटी रहता है, तो जीएसटी में फिजिकल बिल चाहिए होता है। तो अगर मान के चलो भाई, अपन दिल्ली के हैं, ठीक है, अपन गुना, अशोकनगर या और भी जो आसपास के जो एरियाज हैं वहां पे अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर भोपाल, इंदौर, अगर हम वहां के जो होलसेलर हैं उन्हें अगर हम बेच रहे हैं, कहाँ से? दिल्ली से, तो उनको बेटा फिजिकल बिल भेजना पड़ता है। तो उसके लिए हमें पोस्टेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया बेटा? ऑफिस रिलेटेड खर्चा हो गया। सॉरी, ये यहाँ लिखा हो गया टू लाइटिंग। अगर डायरेक्ट लाइटिंग लिखा हो गया है, मतलब कहाँ की लाइटिंग होगी बेटा? ऑफिस की लाइटिंग होगी। कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर फैक्ट्री लाइटिंग लिखी होती तो कहाँ जाता है? यस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, चाहे इंश्योरेंस आप फैक्ट्री का कराओ, चाहे इंश्योरेंस आप कहीं का भी कराओ बेटा, इंश्योरेंस आपका ऑफिस से रिलेटेड खर्चा होता है। कहाँ आता है? यस, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? टेलीफोन चार्जेस। कौन से चार्जेस? यस, टेलीफोन। ज्यादातर टेलीफोन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है बेटा? ऑफिस पर्पस के लिए किया जाता है। और ये एक ऐसा खर्चा है जिसे आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते। इंश्योरेंस को भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में आप नहीं जोड़ सकते। जो ऑफिस रिलेटेड खर्चे हैं कहाँ आना चाहिए? यस, ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर फैक्ट्री में भी तो टेलीफोन होता है, इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, अगर फैक्ट्री में भी टेलीफोन है, उसका भी अगर बिल आ रहा है तो उसे कहाँ लिखो? ऑफिस में लिखो। क्यों? क्योंकि जो आपने फैक्ट्री में टेलीफोन लगा रखा है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगा रखा है, कोऑर्डिनेशन के लिए लगा रखा है। ठीक है। अगर फैक्ट्री में टेलीफोन ना भी हो तो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो और वो एक ऐसा खर्चा है जिसे आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते। आपका जो टेलीफोन का जो बिल आएगा उसे आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते। तो इस वजह से कहाँ इस्तेमाल होगा? सॉरी, कहाँ आएगा ये? यस, हमारे ऑफिस में आएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस मतलब समझते ही हो आप, ठीक है, जो लीगल फीस हमको पे करना पड़ता है जीएसटी एक्वायर करने के लिए, स्टैम्प ड्यूटीज भी बनती हैं,
नाम रजिस्टर करना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें जो हम बिजनेस में जो लीगल फीस होती है वो ऑफिस रिलेटेड खर्चा होता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होता। तो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ऑडिट फीस किसको देनी पड़ती है बेटा? ऑडिट फीस हमको हमारे अकाउंट्स क्या कराने पड़ते हैं? ऑडिट कराने पड़ते हैं। किससे? सीए से। यानी हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन्हें सीए भाई क्या करते हैं? चेक करते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं और फिर हमको एक रिपोर्ट देते हैं। सर ये हमको कराना जरूरी है क्या? देखो बेटा, अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या अगर आपका बिजनेस कंपनी है, क्या है? कंपनी है, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, चाहे 1 पर्सन कंपनी हो, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना ही पड़ेगा सीए से, और उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, उसे ऑडिट फीस बोलते हैं। या अगर आपका बिजनेस है जिसका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको कंपलसरी है, आपको सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा। या अगर आप एक प्रोफेशनल हो, टीचर हो, सीए हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, आप फीस लेते हो, और अगर आपका वो फीस कलेक्शन, आपका जो टर्नओवर है साल भर में अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा और उसे ऑडिट फीस पे करनी पड़ेगी। ऑफिस रिलेटेड खर्चा है, कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट बेटा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस होगा, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस होगा, ये भी कहाँ आएंगे? ट्रेवलिंग से रिलेटेड, आने जाने से रिलेटेड खर्चा। ठीक है, ट्रेवलिंग और कन्वीनियंस होगा यहाँ पे, ये दोनों सेम ही होते हैं क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड आप क्या कर रहे हो? आने जाने का खर्चा कर रहे हो, तो वो भी कहाँ आएगा बेटा? ऑफिस रिलेटेड खर्चा है, क्योंकि जो भी आप ट्रेवलिंग कर रहे हो उसके पीछे का रीजन होता है सेल्स। ठीक है, ज्यादातर उसके पीछे का रीजन सेल्स होता है। तो ये कहाँ आता है? ये भी आपके ऑफिस में आता है, और ये खर्चा आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ट्रेड एक्सपेंस, हाँ भाई इसको याद रखना है हमेशा। ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में ही नहीं आता, समझ में आ गया? ट्रेड एक्सपेंस यानी खरीदने बेचने से रिलेटेड खर्चा होता है, इसलिए ये भी कहाँ पर आता है? ये भी आपके ऑफिस रिलेटेड खर्चा होता है, इसलिए ट्रेडिंग सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो हमेशा याद रखना, भले ट्रेड लिखा है लेकिन ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ठीक है, जनरल एक्सपेंस यानी सामान्य खर्चे जो आपके होते हैं वो भी यहीं पर आते हैं। अब आते हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जैसे कैरिएज आउटवर्ड। अब सुनो, अब आप कैरी करके बाहर ले जा रहे हो तो ये है कैरिएज ऑन सेल। ठीक है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, तो वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ देखो, कैरिएज आउटवर्ड हो गया, कैरिएज ऑन सेल हो गया, दिस इज सेलिंग एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंस होता है बेटा? सेलिंग एक्सपेंस होता है, इसलिए ये कहाँ आता है? ये ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, ये सेल्स रिलेटेड खर्चा है, इसलिए ये आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या बेटा? एडवर्टाइजमेंट किससे रिलेटेड खर्चा होता है? सेलिंग से रिलेटेड खर्चा होता है, बेचने से रिलेटेड खर्चा होता है, इसलिए कहाँ आएगा बेटा? यस, ये भी आपका ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। आप जो प्रचार प्रसार कराते हो वो। ठीक है, कमीशन और ब्रोकरेज अगर देखा जाए तो वैसे दोनों की दोनों क्या होती है? सेम ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ब्रोकरेज वाइडर टर्म है और कमीशन एक छोटा टर्म है, लेकिन दोनों क्या होती हैं? सेम ही होती हैं। दोनों अपन क्यों पे करते हैं? सेल कराने के लिए। किसके लिए? यस, सेल कराने के लिए हम क्या पे करते हैं? कमीशन पे करते हैं, ब्रोकरेज पे करते हैं। कमीशन परसेंटेज बेस्ड होती है, ब्रोकरेज दोनों, ब्रोकरेज परसेंटेज बेस्ड भी हो जाती है और सेल्स बेस्ड भी हो जाती है। देखो बेटा, कमीशन और ब्रोकरेज हम क्यों पे करते हैं? वो हम कराते हैं सेल्स कराने के लिए, काहे के लिए? सेल। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कपड़ों का शोरूम है, उसमें आपने सेल्समैन लगा रखे हैं। अब होता क्या है ना, इतना बड़ा शोरूम है, ठीक है, अब ये जो सेल्समैन आपने लगा रखे हैं, जैसे आप रिलायंस ट्रेंड्स गए होगे या किसी भी आप कपड़े के शोरूम गए होगे, वहां ओनर तो होते नहीं है, वहां पे ये सेल्समैन होते हैं। तो ये लोग खुद उपत के आके क्यों आपको चीजें दिखाएंगे, क्यों आपको बिकवाएंगे? उसके पीछे का रीजन क्या होता है? इन्हें कुछ पड़ी है क्या? इन्हें कुछ नहीं पड़ी बेटा, ये इसलिए आते हैं आपके पास में और ये कोशिश करते हैं जितना हो सके। और जैसे ही आप बिलिंग काउंटर पे जाते हो ना, वो बोलते हो अरे मेरे नाम से चढ़वाना रमेश रमेश। क्यों? क्योंकि इनको सैलरी के साथ साथ क्या दी जाती है? कमीशन दी जाती है। तो एक्चुअल में हमने क्या करा, हमने सेल कराने के लिए हम कमीशन पे करते हैं, इसलिए ये यहाँ पर है। ब्रोकरेज भी किसको पे करते हैं? ब्रोकर वो होता है जो सेलर और बायर को मिलवाता है। यानी यहाँ पर भी हम क्यों पे कर रहे हैं भाई? हम हमारे ब्रोकर को ब्रोकरेज क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि वो हमको सेलर से मिलवा रहा है, वो हमारी सेल करा रहा है। तो देखा जाए तो दोनों टर्म्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये सेल्स कराने के लिए, ये हमारी सेल्स कराते हैं, जिसके वजह से हमें इन्हें क्या देनी पड़ती है? कमीशन देनी पड़ती है, ब्रोकरेज देनी पड़ती है। तो ये सेल्स रिलेटेड खर्चा है, यानी ये ऑफिस रिलेटेड खर्चा है, यानी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा बेटा? एक्सपोर्ट ड्यूटी, सॉरी बैड डेब्ट्स रहेगा भाई। बैड डेब्ट्स भी किसकी वजह से होते हैं बेटा? सेल्स की वजह से होते हैं, क्योंकि हम क्रेडिट सेल करते हैं, जिसके वजह से यस बैड डेब्ट्स होते हैं। तो इसलिए ये भी हमारा ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा नहीं है। तो कहाँ आएगा भाई? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, बेटा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब हम हमारा प्रोडक्ट बाहर बेच रहे हैं, दूसरे देशों में बेच रहे हैं, यानी कौन से रिलेटेड खर्चा है? सेलिंग से रिलेटेड। सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे कहाँ आते हैं? ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। तो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ये देखो, यहाँ तक कि पैकिंग चार्जेस भी, कौन से चार्जेस? यस,
पैकिंग चार्जेस भी कहाँ आते हैं बेटा, ये आपके सेलिंग से रिलेटेड खर्चा होता है, क्योंकि सेल करने के लिए आपको पैक करना होता है। तो सेलिंग से रिलेटेड खर्चा ऑफिस से रिलेटेड है, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। लो चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में ये देखो डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, देखा है ना आपने। देखो अपने यहाँ का क्या है ना, कॉपी पेस्ट है, बाहर से कॉपी पेस्ट कर रखा है, वहां पे वो लोग डिलीवरी वैन का इस्तेमाल करते हैं डिलीवरी करने के लिए। अपने यहाँ तो मोटरसाइकिल पे घूमते हैं ना डिलीवरी करने के लिए, तो इसलिए ये भी सेलिंग रिलेटेड खर्चा है। कहां पर आएगा बेटा, यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, डिलीवर करने के लिए। ठीक है, स्टेबल एक्सपेंस, अब स्टेबल का मतलब यहाँ पे घोड़ा वोड़ा वाले एक्सपेंस नहीं है। स्टेबल का मतलब स्थायी खर्चे। कुछ स्थायी खर्चे होते हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो, स्टेबल खर्चे होते हैं जिन्हें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। वैसे तो रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, ये आपके स्टेबल एक्सपेंसेस में आते हैं। स्टेबल यानी कुछ स्थायी खर्चे होते हैं जो कि बिजनेस में होते ही हैं, वो आपके काय में आते हैं बेटा, ऑफिस रिलेटेड खर्चे होते हैं, वो कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में मिसलिनियस खर्चों में देखेंगे हम, जैसे कि डिस्काउंट देते हैं, वो भी ऑफिस रिलेटेड खर्चा होता है। रिपेयर्स कराते हैं, वो भी ऑफिस रिलेटेड ही खर्चा होता है। डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो रिपेयर आप करा रहे हो, ज्यादातर रिपेयर किसका होता है, फिक्स्ड एसेट्स का होता है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर फिक्स्ड एसेट्स तो कहाँ इस्तेमाल होती है, फैक्ट्री में, तो उसका खर्चा तो कहाँ आना चाहिए, ट्रेडिंग में आना चाहिए। नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि ये एक नॉर्मल रिपेयर है। कौन सा रिपेयर है, नॉर्मल रिपेयर है। और ये जो नॉर्मल रिपेयर है, इस इसकी जो कॉस्ट होती है, इसका जो खर्चा होता है, आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते, आप नहीं जोड़ पाओगे उसको। ठीक है, तो इस वजह से उनको कहां लिखा जाता है, ऑफिस में लिखा जाता है, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। सेम विद द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी हमारा एक तरह से एक्सपेंस है, लेकिन इट्स नॉन कैश एक्सपेंस। ये भी आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते, इस वजह से हम इसे कहां लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, बैंक चार्जेस, देखो ये सारे सारे ऑफिस रिलेटेड खर्चे हैं, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्या होता है ना, कुछ कुछ अगर आपको पता हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज में एंटरटेनमेंट एक्सपेंस करा जाता है, मतलब कि अपने एम्प्लॉयज के लिए भी करा जाता है, कस्टमर्स के लिए तक क्या करा जाता है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस किया जाता है। ठीक है, साल में एक बार कुछ ऑर्गेनाइज करा दिया कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, तो वो हमारा क्या है बेटा, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस है, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़ा चिल कराने के लिए। कन्वीनियंस एक्सपेंस जी वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, दोनों सेम ही है, क्योंकि क्या होता है ना, बिजनेस पर्पस के लिए जब हमारे सेल्समैन या हमारे एम्प्लॉयज ट्रैवल करते हैं, तो वो हमारा ऑफिस रिलेटेड खर्चा है, तो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये सर ट्रैवल क्यों करते हैं, अगर आपने देखा हो, अगर आपके पापा का बिजनेस है, तो हमारे पास में या जो बिजनेस करते हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो इनके सेल्स पर्सन आते हैं हमारे पास में कि सर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट रखिए, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट बेचिए। समझ में आया। तो ये जो आने जाने का जो खर्चा है हमारे सेल्समैन का, हमारे एम्प्लॉयज का, बिजनेस से रिलेटेड अगर वो आना जाना कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, कहाँ आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा नहीं है, सॉरी ये 2 यहाँ आ गया, यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, जो कि खैर करना ही पड़ता है एज ए बिजनेस। ठीक है ना, ये अपन खुद से भी कर ही देते हैं, तो ये भी हमारा ऑफिस से रिलेटेड खर्चा होता है, कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे क्या दे रखा बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। जी हाँ, हमने कोई एसेट बेची और एसेट पे क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, तो वो लॉस भी कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये भी अपना फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा नहीं है। चलो इनकम की बात करते हैं। सेल्स को छोड़ के जो भी इनकम हो रही है वो सारी इनडायरेक्ट इनकम। सेल्स को छोड़ के जो भी इनकम हो रही है सारी इनडायरेक्ट इनकम है, कहाँ लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दो, क्योंकि एक ही डायरेक्ट इनकम होती है, वो होती है सेल्स, और ये अकेली कहाँ जाती है, ये अकेली जाएगी ट्रेडिंग में। तो इसके अलावा कोई भी इनकम है, कहाँ लिख दो, बिल्कुल फटाफट मुंह उठा के लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जैसे कि रेंट फ्रॉम टेनेंट, ठीक है, आपकी बिल्डिंग में एक हिस्सा खाली पड़ा था, आपने किराए पे दे दिया, रेंट आ रहा है, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रेंट क्रेडिट, अगर क्रेडिट लिखा है मतलब समझ जाना ये रेंट आपको मिला है, आपके लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नो भाई डिस्काउंट भी आपके लिए, डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी आपके लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डिस्काउंट क्रेडिट भी लिख सकते हैं। कमीशन रिसीव्ड, आप कमीशन देते भी हो तो हो सकता है आपको कमीशन मिल भी जाती हो, आप अपने शोरूम पे बैठे बैठे क्या करा देते हो, सेल परचेज सेल करा देते हो, है ना, अपने शोरूम पे बैठे बैठे आप दूसरे लोगों की सेल वेल कुछ भी करा देते हो, तो आपको कमीशन मिल भी सकती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपके पास बहुत पैसा था, आपने उठा के क्या लगा दिया, कहीं पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, आपको ब्याज मिल रहा है, तो इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डिविडेंड ऑन शेयर्स, मैंने बताया था ना बेटा, हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, हमने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो हमको क्या मिल रहा है, उस पर प्रॉफिट में हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड, तो वो हमको मिल रहा है, कहाँ आएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हमारा तो फर्नीचर का बिजनेस है, हमने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो उसके प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स आ गया।
समझ में आया? ठीक है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, भाई पिछले साल कोई बैड डेब्ट्स हो गए थे, हमें लगा अब तो पैसा आएगा ही नहीं, लेकिन वो पैसा आ गया। पिछले साल लॉस था तो इस साल हमारे लिए क्या है बेटा, इनकम क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, किस तरफ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में क्या है बेटा, मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस इनकम मतलब कोई भी अदर इनकम, रद्दी बेच दी, वो सब चीजें। ठीक है। अब जैसे ही आपने, जैसे अपन ने वहां किया था सेम यहाँ भी करना है। जैसे ही आप सारे एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और सारी इनडायरेक्ट इनकम लिख दोगे, यानी वही डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे भी वही डेबिट किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, एक्सपेंसेस को, और किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस को। और क्रेडिट किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, यहाँ पे वही इनकम को, और किसको, गेन्स को। आगे समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? मतलब कि यहाँ पर भी वही सेम चीज है, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड। मान के चलो अगर क्रेडिट का टोटल बढ़ा आ रहा है, आपने दोनों का टोटल लगाया, आपने क्रेडिट का टोटल लगाया, चलो ठीक है, मान लेते हैं क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 20 लैक्स। कितना आ रहा है, 20 लैक्स आ रहा है। और आपका जो डेबिट का टोटल है, अब आपका डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 15 लैक्स। बड़ा कौन है बेटा, क्रेडिट का टोटल बड़ा है, तो आप दोनों साइड किसको लिखोगे, क्रेडिट के टोटल को लिखोगे। ठीक है, 20 लैक्स आप इस तरफ लिखोगे और आप 20 लैक्स इस तरफ लिखोगे। तो छोटी वाली साइड कौन सी हो गई बेटा, हमारी छोटी वाली साइड हो गई डेबिट वाली साइड। यानी कि आपके क्या ज्यादा है, आपकी इनकम ज्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम है, तो सिंपल सी बात है, क्या निकल के आएगा, यस प्रॉफिट। तो आ गए हम बेटा छोटी वाली साइड, और क्या निकल के आ गया हमारा, नेट प्रॉफिट। और हम 20 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितने का नेट प्रॉफिट निकल के आ गया, 5 लाख का। टू नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल। क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट किसका होता है बेटा, एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल द प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। तो हम कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अभी हम सोल प्रोप्राइटर सीख रहे हैं, तो सीधा किसको दे देते हैं बेटा, हम हमारे कैपिटल यानी हमारे ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अगर यहीं पे क्या हो जाए, यहीं पे अगर ये उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, यस, अगर यहीं पे ये उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाएगा मतलब क्या हो जाए भाई, डेबिट का टोटल आ जाए 20 लाख और क्रेडिट का टोटल आ जाए बेटा 15 लाख। तो जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, अब डेबिट का टोटल बढ़ा है तो अब हम डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखेंगे, 20 लाख दिस साइड एंड 20 लाख दिस साइड। अगर डेबिट का टोटल बढ़ा है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कैसी है, कम है। यानी अब क्या हो गया, अब हो गया बेटा लॉस। छोटी वाली साइड कौन सी, क्रेडिट वाली साइड। तो अब हम क्रेडिट वाली साइड में आएंगे, कौन सी वाली साइड में आएंगे, यस क्रेडिट वाली साइड में आएंगे। और अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, यस इस तरफ देखो, यहां पर है वो चीज, बाय नेट लॉस। और लॉस भी किसका होता है बेटा, ओनर का। किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। आए समझ में? जैसे वहां निकाला था वहां, तो क्या हुआ, ट्रेडिंग बनाया, बढ़िया, डायरेक्ट एक्सपेंस लेके डायरेक्ट इनकम लिखी, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया या ग्रॉस लॉस आ गया, उसे लेके कहां पहुंचते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आए, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लिखो, लॉस है तो डेबिट साइड लिखो। अब सारी की सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को लेके कहां चलेंगे, अरे आ जाओ भाई जल्दी फटाफट, लो अब उसको लेके आएंगे कहां भाई, बैलेंस शीट में। कहां आएंगे, बैलेंस शीट में। क्या बताया था बेटा, बैलेंस शीट में कौन कौन आएंगे, बैलेंस शीट में अब आपको आपके ट्रायल बैलेंस में से सारे के सारे रियल नेचर के और सारे के सारे पर्सनल नेचर के अकाउंट कहां लिख देने हैं, फटाफट उठा के ट्रायल बैलेंस से उठा के बैलेंस शीट में लिख देना है। ठीक है, चलो सबसे पहले लाइबिलिटी की बात करते हैं। क्या होती है बेटा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वो होती है जिस चीज से पैसा जाता है आज नहीं तो कल। ठीक है, तब देखो जैसे कैपिटल, कैपिटल कौन है बेटा, ओनर। ओनर क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी, क्योंकि आज नहीं तो कल जब भी बिजनेस बंद होगा तो उतना पैसा ओनर को वापस करना है, तो कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड। तो देखो कैपिटल लिख देंगे, और हमेशा आपको ध्यान रखना कैपिटल कहाँ लिखना, अंदर। क्यों, क्योंकि या तो बेटा प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो ओनर की कैपिटल बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर लॉस होता है तो ओनर की कैपिटल कम हो जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, क्यों हो जाती है, क्योंकि भाई मान लो 10 लाख है और अगर बिजनेस में प्रॉफिट 5 लाख का हो गया, यानी अब हमें ओनर को कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, 15 लाख, क्योंकि प्रॉफिट किसका है बेटा, ओनर का है। और अगर लॉस हो गया, मान लो 10 लाख की कैपिटल थी, 2 लाख का लॉस हो गया, तो अब उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। अब हमें ओनर को कितने वापस करने, 8 लाख। समझ में आया? प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, लॉस से कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, हमें उसकी ड्राइंग्स माइनस करनी होती है, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। इनकम टैक्स उसका पर्सनल खर्चा होता है, वो हमें माइनस करना होता है। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो उसका पर्सनल खर्चा होता है, वो हमें माइनस करना होता है, अगर हमने ये सब चीजें बिजनेस से पे करी है तो, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बहुत तरह के रिजर्व्स होते हैं। जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया,
खैर अभी आपको इतना उसमें डिटेल में जाना नहीं है, बट ऑल द रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कैपिटल और रिजर्व्स वाले में, तो ये प्रॉफिट से बनाए जाते हैं, इसलिए इनका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए किस तरफ आते हैं, लाइबिलिटी साइड आते हैं, क्योंकि ये बिजनेस के नहीं होते। जब भी बिजनेस बंद होता है तो ये पैसा हमें ओनर को वापस करना होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट से बनाए गए होते हैं। तो रिजर्व भी किस तरफ आते हैं बेटा, लाइबिलिटी साइड, बिंदास लिख देना। नॉन करेंट लाइबिलिटीज यानी वो लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें 1 साल से बात करना है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स में बैंक लोन हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, या सिंपल सी बात जिस चीज से पैसा जाता है उसे कहा लिख देना, लाइबिलिटी साइड लिख देना। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करना है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने पैसा उधार ले लिया है शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्स पेबल, ये एक ऐसा बिल है जिससे पैसा जाएगा, पेबल लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर, ये हमारे कौन होते हैं, ज्यादातर ये हमारे सप्लायर्स होते हैं जो हमको उधारी में माल देते हैं, तो इनको आज नहीं तो कल पैसा देना है, इसलिए कहाँ आएंगे बेटा, यस लाइबिलिटी साइड आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, याद करो मैंने जर्नल एंट्रीज करते टाइम समझाया था, वापस से समझाता हूँ, वो एक्सपेंसेस यानी कि हमने सर्विस तो ले ली लेकिन अभी तक सामने वाले को पैसे नहीं दिए, ठीक है, इस साल नहीं दिए, कब देंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर दे देंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, मार्च आ गया भाई, मार्च का रेंट हमने दिया नहीं, फरवरी का रेंट हमने दिया नहीं, लेकिन हम है अप्रूवल कॉन्सेप्ट भैया, तो रिकॉर्ड तो पूरे 12 महीने का रेंट करेंगे, लेकिन 2 महीने का रेंट कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग रेंट, वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। इस साल पे नहीं करा, कब पे कर देंगे, नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, तो इस साल हम बैलेंस शीट में से शो करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। समझ में आया। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम यानी कि ये इनकम हमने कमाई नहीं है, एडवांस इनकम, अनअक्रूड इनकम, और क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं एडवांस इनकम। कौन सी इनकम, यस, इसे हम एडवांस इनकम बोलते हैं, इसे हम अनअक्रूड इनकम बोलते हैं। कौन सी इनकम बोलते हैं, अनअक्रूड। समझ में आ गया, क्लियर है। यानी कि अभी तक हमने सामने वाले को सर्विस नहीं दी है, लेकिन सामने वाले ने हमको पैसा दे दिया है, तो ये हमारी लाइबिलिटी क्यों है सर, भाई यहाँ पे लाइबिलिटी है सर्विस देने की, क्या देने की, यस, सामने वाले को सर्विस देने की, यहाँ पे हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई है, क्लियर है, इसलिए ये लाइबिलिटी में आता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लाइबिलिटी है, और अनअर्न्ड इनकम भी हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। क्यों, यहाँ पे लाइबिलिटी काय की है, यहाँ पे लाइबिलिटी है सर्विस की, और यहाँ पे लाइबिलिटी है क्या देने की, भाई पैसे देने की। समझ गए। चलो अब बात करते हैं बेटा किसकी, एसेट्स की। मैंने बहुत अच्छे से समझा बेटा एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स वो होती हैं जो आपको बिजनेस चलाने में मदद करती हैं, जिन्हें आज नहीं तो कल बेचोगे तो क्या आएंगे, पैसे आएंगे। और यहाँ पे 2 तरह की एसेट्स होती हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। आ जाओ, नॉन करेंट एसेट्स में यानी वो एसेट्स जो लंबे टाइम के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये सारी टेंजिबल एसेट्स हैं। तो ये क्या करती हैं, हमारे को बिजनेस चलाने में मदद करती हैं। बस पढ़ना और देखना, क्या ये हमारी एसेट है, क्या ये हमारी बिजनेस चलाने में मदद कर रही है, यस। क्या इसे हम आज नहीं तो कल बेचेंगे तो पैसा आएगा, यस आएगा, तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। कहाँ लिख देना, बैलेंस शीट में एसेट साइड। अभी आपको ये हेडिंग वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो बस क्या करना है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में लिख दो, एसेट है, एसेट में लिख दो, बस इतना समझ के लिख दो। आपको अभी हेडिंग वाइज लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे, ठीक है। मान लो आपको प्लांट एंड मशीनरी मिल गया, आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एसेट है, सीधा बैलेंस शीट में गए, ऊपर लिखा प्लांट एंड मशीनरी, खत्म, हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी नॉन करेंट एसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, लैंड और बिल्डिंग भी अपने लिए एसेट है, आज नहीं तो कल बेचेंगे तो पैसा आएगा, और ये हमारे को बिजनेस चलाने में क्या कर रही है, मदद। पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब हमको बिजनेस चलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में कौन है बेटा, करंट एसेट्स में अगर हम देखें, कैश इन हैंड हो गया, क्या हो गया बेटा, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो खुद ही क्या है भैया, पैसा है, बैंक बैलेंस भी पैसा है, बिल्स रिसीवेबल, वो बिल जिससे पैसा आएगा, तो ये भी हमारे लिए क्या है बेटा, एसेट है, ठीक है। फिर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें, यानी एक साल के अंदर अंदर हम इन्हें कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, एसेट। इन्वेस्टमेंट, आज नहीं तो कल पैसा आएगा, जिस चीज से पैसा आता है वो होती है एसेट। सन्डी डेटर्स, ये वो होते हैं जिन्हें हम क्रेडिट सेल करते हैं, तो आज नहीं तो कल इनसे पैसा आ जाएगा, तो ये भी हमारे लिए क्या है बेटा, एसेट है। ये हमें बिजनेस चलाने में मदद भी करते हैं, तो ये हमारे लिए एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको समझाया था। प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि ये हमने टाइम से पहले हमने क्या पे कर दिया बेटा, पैसे पे कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट, हमने इसी साल 1.5 साल का रेंट पे कर दिया है, यानी अगली साल हम अक्टूबर तक फ्री हो गए हैं। तो जब भी आप एक्सपेंस को कैसे पे करते हो बेटा, यस, एडवांस में अगर आप पे कर देते हो, वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस, और ये हमारे लिए क्या बन जाती है, एसेट। क्यों, क्योंकि अगले साल 6 महीने तक क्या हम बिंदास हमारी बिल्डिंग को यूज कर सकते हैं, यस बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी 6 महीने का रेंट भर दिया है
तो वो जो 6 महीने का रेंट है वो प्रीपेड रेंट है या प्रीपेड एक्सपेंस है, और वो हमारे लिए क्या है बेटा, एसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम भी हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, याद हो तो फिर से बता देता हूं बेटा, हमने सर्विस दे दी, क्या दे दी है, हमने सर्विस दे दी है, मतलब हमारी इनकम हो गई है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या सामने वाले ने पैसा दिया, नहीं, उसने हमें आज पैसा नहीं दिया, कब दे देगा, अगली साल दे देगा। तो जिस चीज से पैसा आता है आज नहीं तो कल, वो होती है एसेट, और एसेट को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखते हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, है ना। चलो ये और बता देता हूं एक और बार, मुझे ऐसा लग रहा है शायद भूल गए होगे। इधर सुनो, पेटेंट क्या होता है बेटा, अगर आपने कोई एक नया प्रोडक्ट बनाया है तो अब आप उसका क्या ले लो, पेटेंट ले लो, फिर आपके अलावा उसे कोई नहीं बना सकता। उसको आपसे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, आपसे उसे कॉपीराइट लेना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये आपके लिए एसेट हुई कि नहीं हुई, क्योंकि उसके वजह से, इस पेटेंट की वजह से सिर्फ आप ही इसे बना सकते हो, और ये आपको बिजनेस चलाने में बिंदास मदद करेगा। और आज नहीं तो कल आप चाहो तो अपना पेटेंट बेच के क्या कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट दे रखा बेटा ट्रेडमार्क, जैसे आपने देखा ही है, आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लो, जैसे एप्पल का है, एडिडास का है, प्यूमा का है, सबके ट्रेडमार्क्स हैं। उस ट्रेडमार्क को और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो इंडिया की बात अलग है, कॉपी वॉपी कर लेते हैं सब, लेकिन कर नहीं सकते। और जो कर रहा है उसके खिलाफ चाहे तो प्यूमा, एडिडास, एप्पल, ये लोग क्या कर सकते हैं, यस, लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उनके अलावा ये ट्रेडमार्क कोई यूज नहीं कर सकता। दिस शोज ऑथेंटिसिटी, भैया इन्हीं का प्रोडक्ट है। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं। तो आप भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हो, ये आपके लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि आपको बिजनेस चलाने में मदद करती है। जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो आपके ट्रेडमार्क को पहचान के आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि वो शो करता है कि भैया ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, ये इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एसेट होती है। अगर आपने ट्रेडमार्क ले लिया है तो इंटेंजिबल एसेट है, ये भी आपको बिजनेस चलाने में मदद करती है। और इसे आज नहीं तो कल आप चाहो तो अपना ट्रेडमार्क बेच भी सकते हो, अगर आपका अच्छा खासा ब्रांड बन जाए तो जिस चीज से पैसे आते हैं वो भी अपने लिए एसेट है। गुडविल बेटा, ये सेल्फ कैलकुलेटेड गुडविल कहाँ नहीं आती, बैलेंस शीट में नहीं आती, ये परचेज्ड गुडविल है। कौन सी गुडविल है, ये होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है, जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो, क्या करते हो, जब आप किसी का बिजनेस खरीद लेते हो, अब मान के चलो कि भाई उसके बिजनेस की कीमत तो सिर्फ कितनी थी, 50 लाख थी, लेकिन आपने उसका यही बिजनेस उससे कितने में खरीदा है, 70 लाख में। आपने 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, या सामने वाले ने आपसे 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगे, क्यों मांगे, क्योंकि मार्केट में उसके बिजनेस की क्या है, गुडविल है। गुडविल यानी नाम, रेप्यूटेशन। मतलब अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो अपने आप सामान बिकेगा। जैसे मान के चल लो, मानने में क्या जाता है, मान लो कि तुमने वो खरीद लिया यार, क्या बोलते हैं उसको, आकाश नमकीन। आकाश के नमकीन आते हैं ना, तुमने वो खरीद लिया, पूरा खरीद लिया, आकाश नमकीन की पूरी कंपनी खरीद लिया आपने। तो आप, वो आपको क्या लग रहा है, वो क्या आपको कंपनी उतने में ही देंगे जितने की उनकी कंपनी है, नहीं देंगे भैया, वो ज्यादा में देंगे। क्यों, उन्हें पता है कि आपको 4-5 साल तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ उनके नाम से नमकीन बिकेगा। तो क्योंकि मार्केट में क्या है, गुडविल है। जूता तो बेटा 1,000 का भी आता है, 4,000 का भी आता है, और कितनी बार तो ऐसा होता है, यस, क्वालिटी सेम होती है, कितनी बार कुछ कंपनी 1,000-1,200 रुपए में आपको एडिडास, नाइकी की क्वालिटी का जूता दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो, क्यों, क्योंकि गुडविल है मार्केट में भैया, उस जूते की गुडविल है। समझ में आ गई चीज की नहीं आई, तो ये जो परचेज गुडविल होती है, जो आप बिजनेस खरीदते हो, तो वो गुडविल यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, एसेट, क्योंकि उनकी जो गुडविल है मार्केट में, जिसका आपने बिजनेस खरीदा है, वो आपको बिजनेस चलाने में मदद करेगी। आज नहीं तो कल आप चाहो तो उनका बिजनेस उठा के किसी और को बेच दो, तो आपको के पास में क्या जाएंगे, पैसा जाएंगे, जिस चीज से पैसा आता है वो होती है एसेट। एसेट कहाँ आती है, बैलेंस शीट में। ठीक है, और इस गुडविल से आपको बिजनेस चलाने में मदद मिलती है। तो लो भाई, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आपका ये बनता है। पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, ऊपर ट्रेडिंग में से जीपी आता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, उसे कहाँ ले जाते हैं, उसे हम ले जाते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाने के बाद फिर हम इसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम डालते हैं, जिससे क्या निकल के आता है, जिससे हमारा नेट लॉस या नेट प्रॉफिट निकल के आता है। फिर इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम कहाँ लेके जाते हैं, उसको हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। तो इस तरह से हम इसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया बेटा, वन शॉट समझाने वाला हो गया। अब मैं इसका एक और मतलब, अब हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों को साथ में कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो हमको समझना है अच्छे से। बिल्कुल मिस मत करना नेक्स्ट वाला पार्ट। क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि वो हमें 12th में हेल्प करेंगे। किसमें हेल्प करेंगे, यस, 12th में हेल्प करेंगे। कुछ क्वेश्चन उसमें है जो हमको अगली साल जो अकाउंटिंग रेशियो और वो वाला चैप्टर आएगा उसमें हमें हेल्प करेगा। तो मैं अब कराऊंगा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आएगा कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, और फिर तीनों को साथ में कैसे बनाते हैं
वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आई होप आज की क्लास में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बिल्कुल मिस मत करना, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे अच्छे से समझ में आएगा, डायरेक्ट सीखोगे अच्छे से समझ में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। चलो तो नेक्स्ट पार्ट से करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।